Hello, Comrade family. So here I'm Tariq Fatima. I hope you are doing well. So if you are a student of first year BCom, then this video is for you. सो आपने देखा होगा फर्स्ट ईयर बीकॉम के जो भी सारे सब्जेक्ट थे वो ऑलरेडी हम यहाँ पर कंप्लीट किए हैं। जितने भी आपके सब्जेक्ट हैं उसके हमने ज़्यादातर सारे सब्जेक्ट के यहाँ पर आपको जो भी लेक्चर्स हैं वो प्रोवाइड किए हैं। सो बहुत सारे स्टूडेंट थे जिनके ये कमेंट्स आ रहे थे कि मैम फर्स्ट ईयर बीकॉम के आप ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन कराइए। फर्स्ट ईयर बीकॉम के ज़्यादा आ रहा था बच्चों को कि फर्स्ट ईयर बीकॉम के हम लोगों को सारे टॉपिक्स के ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस करा दीजिए, जिससे हम लोगों को ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन समझ में आ जाए किस तरीके के एग्जाम में आते हैं एंड किस तरीके से हम उसकी प्रैक्टिस कर सकते हैं। सो आज की वीडियो मैं लेकर आई हूँ फर्स्ट ईयर बीकॉम फाइनेंशियल अकाउंटिंग, आपका जो सब्जेक्ट है अकाउंट्स, उसके हम देखेंगे फिलअप्स एंड कुछ मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन। सो यहाँ पर हमने ओवरऑल देखा है फर्स्ट ईयर बीकॉम जो आपका फाइनेंशियल अकाउंटिंग है। सो यहाँ पर हम आज की वीडियो में डिस्कस करने वाले हैं फाइनेंशियल अकाउंटिंग से रिलेटेड फिलअप्स एंड मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन, क्योंकि मुंबई यूनिवर्सिटी का जो पेपर पैटर्न है तो उसमें आप देखोगे कि सबसे पहले जो फर्स्ट एंड सेकंड क्वेश्चन होता है उसमें आपको मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन, फिलअप, मैचिंग, ट्रू फॉल्स, इस टाइप के क्वेश्चंस देखने को मिलते हैं। उसके बाद आपके लॉन्ग क्वेश्चंस होते हैं। सो देखो, अगर आपने फाइनेंशियल अकाउंटिंग फर्स्ट ईयर की अपने पूरे लेक्चर कंप्लीट कर लिए हैं, सारे टॉपिक कंप्लीट कर लिए हैं, देन आप इस वीडियो को देखिए। एंड अगर आपने अपने सारे लेक्चर कंप्लीट नहीं किए हैं तो पहले अपने सारे टॉपिक कंप्लीट कर लो, उसके बाद आपको अच्छे से समझ में आएगा। क्योंकि अगर आप सिर्फ मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन ही करते हो तो आपके कुछ भी समझ नहीं आएगा। थोड़ा बहुत याद रहेगा, बस जो जिस पॉइंट से रिलेटेड यहाँ पर होगा वही आपको याद रहेगा। तो पहले आप अपना सारा टॉपिक जो है वो कंप्लीट कर लो, सारा सिलेबस कंप्लीट कर लो, उसके बाद यहाँ पर आप प्रैक्टिस कीजिए, ठीक है। सो बच्चों के कमेंट्स आए थे तो मैंने बोला था कि 25 से हम लोग ये सीरीज स्टार्ट करेंगे। एंड आज हम फर्स्ट लेक्चर कर रहे हैं ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस का, फाइनेंशियल अकाउंटिंग का। एंड आपके फर्स्ट ईयर के जो भी सब्जेक्ट हैं उन सभी से रिलेटेड जो आपके एमसीक्यू टाइप क्वेश्चन होते हैं वो हम सारे यहाँ पर करने वाले हैं। आपको किसी पर्टिकुलर सब्जेक्ट या किसी पर्टिकुलर टॉपिक से या फिर पर्टिकुलर यूनिट से अगर ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन चाहिए तो आप कमेंट करके बोल दीजिए, मैं कोशिश करूंगी आप लोगों तक पहुंचाने की, ठीक है। सो स्टार्ट करते हैं आज की वीडियो एंड देखेंगे सबसे पहले हम फिलअप क्वेश्चंस। सो देखो, अकाउंट्स में अगर आपने अकाउंट्स पढ़ी है तो आपको पता होगा कि थ्योरी एंड न्यूमेरिकल दोनों ही क्वेश्चन होते हैं उसमें, ठीक है। बट आपके जो ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन होते हैं, शॉर्ट क्वेश्चन होते हैं, तो उसमें इतना ज़्यादा लेंथी करके आपसे न्यूमेरिकल क्वेश्चन नहीं पूछा जाता है। अगर न्यूमेरिकल क्वेश्चन होता भी है तो बहुत शॉर्ट होता है। तो जो भी थ्योरी होती है आपकी वो ज़्यादातर पूछी जाती है ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन में। सो यहाँ पर हम देखेंगे, फर्स्ट हमें गिवन है अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 1 इज। अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 1 जो है वो क्या है, ठीक है। यहाँ पर आप नेम बोला है कि नेम क्या है, या फिर अकाउंटिंग स्टैंडर्ड फर्स्ट स्टैंड फॉर किस लिए है, ठीक है। एंड यहाँ पर अकाउंटिंग स्टैंडर्ड फर्स्ट जो है वो हमारा मैंडेटरी है, ठीक है। मैंडेटरी है, इंपॉर्टेंट है, जरूरी है, जिसको कंपल्सरी लगाना है, ठीक है। एंड सेकेंड इज देयर इज टू एस्टैब्लिश अकाउंटिंग स्टैंडर्ड। यहाँ पर हमें अकाउंटिंग स्टैंडर्ड जो होते हैं वो एस्टैब्लिश करने होते हैं। तो क्यों, ठीक है। तो देयर इज नीड, अकाउंटिंग स्टैंडर्ड की जरूरत होती है, इसलिए अकाउंटिंग स्टैंडर्ड जो होते हैं वो एस्टैब्लिश किए जाते हैं। सो अकाउंटिंग स्टैंडर्ड बहुत सारे हैं, आपको जो लेक्चर्स हैं उसमें आपको देखने को मिल जाएगा कि कौन कौन से अकाउंटिंग स्टैंडर्ड होते हैं, ठीक है। पूरी लिस्ट भी मैंने कराई हुई है। एंड कौन कौन से आपके जो सेमेस्टर है या फर्स्ट ईयर बीकॉम जो है उसमें डिटेल में आपका कौन सा सेमेस्टर, उसमें डिटेल में आपका कौन सा स्टैंडर्ड कराया हुआ है वो आप चेक कर लीजिए। एंड देन नेक्स्ट, देयर इज नीड ऑफ टू अकाउंट। किस चीज की जरूरत होती है अकाउंट्स के लिए, ठीक है। तो किस चीज की जरूरत होती है, नोट्स की जरूरत होती है अकाउंट्स को, ठीक है। देयर इज नीड्स ऑफ नोट्स टू अकाउंट। Depreciation can be calculated either by or method। अब देखो, डेप्रिसिएशन जो है वो किस पे होता है, फिक्स्ड एसेट्स पर होता है, ठीक है। फिक्स्ड एसेट मींस लैंड, बिल्डिंग, मशीनरी। डेप्रिसिएशन का सिंपल सा मीनिंग है वैल्यू डिक्रीज होना, डिक्लाइन होना, ठीक है। तो फिक्स्ड एसेट की जैसे जैसे वैल्यू डिक्रीज होती है उसको हम डेप्रिसिएशन बोलते हैं। अब डेप्रिसिएशन को निकालने के, कैलकुलेट करने के दो मेथड हमें गिवन होते हैं, ठीक है। वैसे तो बहुत सारे होते हैं बट मेनली जो होते हैं वो दो गिवन होते हैं। सो फर्स्ट आपका कौन सा होता है, एक तो होता है स्ट्रेट लाइन, ठीक है, स्ट्रेट लाइन, ठीक। एंड सेकेंड वन जो होता है वो होता है रिटन डाउन, ठीक। रिटन डाउन वैल्यू मेथड, रिटन डाउन वैल्यू
मेथड। ठीक है, आई होप समझ में आ रहा होगा। डेप्रिसिएशन को हम किन दो मेथड से निकाल सकते हैं, स्ट्रेट लाइन मेथड से और रिटर्न डाउन वैल्यू मेथड से। एंड द नेक्स्ट इज मेटरलिटी हैज टू बी कंसिडर इन सिलेक्शन ऑफ। मेटरलिटी क्या होती है, जिसमें मेटरलिस्टिक चीजें होती हैं। ठीक है, तो मेटरलिटी को किस चीज के सिलेक्शन में कंसिडर किया जाता है, मेटरलिटी को कंसिडर किया जाता है अकाउंटिंग पॉलिसीज के सिलेक्शन में। ठीक है, सो यहां पर आ जाएगा अकाउंटिंग पॉलिसीज। ठीक है, अकाउंटिंग पॉलिसीज। एंड नेक्स्ट इज डिफरेंट फर्म्स फॉलो पॉलिसीज। तो देखो जैसे अलग अलग फर्म्स होती हैं, कुछ स्मॉल फर्म्स होती हैं, कुछ बिग फर्म्स होती हैं, किसी की एक्टिविटीज जो होती हैं वो अलग होती हैं, किसी का नेचर अलग होता है। सो डिफरेंट फर्म्स होती हैं, उनकी पॉलिसीज भी डिफरेंट होती हैं। ठीक है, डिफरेंट पॉलिसीज फॉलो डिफरेंट फर्म्स फॉलो डिफरेंट पॉलिसीज। इट मीन्स कि जो सारी फर्म्स हैं वो सेम पॉलिसीज नहीं फॉलो करती हैं, उनकी अपनी अपनी अलग अलग पॉलिसीज होती हैं। ठीक है, अकाउंटिंग पॉलिसीज आर नॉट फॉर ऑल ऑर्गेनाइजेशन। अकाउंटिंग पॉलिसीज जो है वो कैसी नहीं होती हैं सारी ऑर्गेनाइजेशन के लिए। अब देखो अभी इसी से रिलेटेड देखा कि जो पॉलिसीज हैं वो डिफरेंट होती हैं, तो इट मीन्स कि अकाउंटिंग पॉलिसीज जो है वो सेम नहीं होती है। ठीक है, सारी ऑर्गेनाइजेशन की अपनी अलग अलग पॉलिसीज होती है, इट मींस कि ये सबके लिए सेम नहीं होती है। अकाउंटिंग पॉलिसीज आर नॉट सेम फॉर ऑल द ऑर्गेनाइजेशन। ठीक है, अकाउंट्स मस्ट बी प्रिपेयर्ड एज पर। अकाउंट्स जो होते हैं वो किसके बेस पर प्रिपेयर किए जाते हैं, एज पर लॉ। ठीक है, जो भी अकाउंट्स हैं वो एज पर लॉ प्रिपेयर किए जाते हैं। इट इज डिफिकल्ट टू फॉलो अकाउंटिंग पॉलिसी इन ऑल सर्कमस्टेंसेस। सो देखो क्या बोला है कि जो कोई भी अकाउंटिंग पॉलिसी है उसको फॉलो करना डिफिकल्ट है किन सारे सर्कमस्टांसेस में, यूनिफॉर्म सर्कमस्टांसेस में। ठीक है, क्योंकि जब सर्कमस्टांसेस वेरिएबल होंगे, चेंज होंगे, तभी पॉलिसीज वहां पर अकाउंटिंग पॉलिसीज फॉलो की जा सकती हैं। एंड नेक्स्ट इज डिस्क्लोजर ऑफ अकाउंटिंग पॉलिसीज शुड फॉर्म पार्ट ऑफ। जो अकाउंटिंग पॉलिसीज का डिस्क्लोजर है कि भाई अकाउंटिंग पॉलिसीज किसी भी फर्म की क्या है, वो किस चीज में डिस्क्लोज किया जाता है, वो किस चीज का पार्ट होता है, तो वो होता है फाइनल अकाउंट्स का पार्ट। ठीक है, सो यहां पर आ जाएगा फाइनल अकाउंट्स। ठीक, कि जो अकाउंटिंग पॉलिसीज हैं उनका डिस्क्लोजर किस में होता है, फाइनल अकाउंट्स में होता है। आई होप सारी चीजें समझ में आ गई होंगी किस तरीके से फिलअप्स करने हैं। एंड देन नेक्स्ट हम देखेंगे कुछ और फिलअप्स। फर्स्ट वन यहाँ पर आपको गिवन है, एक्सपेंसेस रिगार्डिंग परचेज आर एलोकेटेड ऑन द बेसिस ऑफ। अब देखो यहाँ पर क्या बोला है कि जो भी परचेजेस होती हैं, ठीक है, उनके जो एक्सपेंसेस होते हैं, परचेज से रिगार्डिंग जो एक्सपेंसेस हैं वो किस बेस पर एलोकेट किए जाते हैं, तो वो परचेजेस के बेस पर ही एलोकेट किए जाते हैं। ठीक है, परचेज के बेसिस पर। एंड सेकेंड इज डिपार्टमेंटल नेट प्रॉफिट इज ट्रांसफर टू। डिपार्टमेंटल अकाउंट्स पढ़ा है, तो डिपार्टमेंटल अकाउंट्स में जो नेट प्रॉफिट होता है वो कहाँ ट्रांसफर होता है। ठीक है, कहाँ ट्रांसफर होता है, देखो डिपार्टमेंटल जो अकाउंट्स है आपका, उसमें दो आपके प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट बनते हैं। एक तो बनता है जनरल अकाउंट, एक बनता है डिपार्टमेंटल प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। ठीक है, तो डिपार्टमेंटल नेट प्रॉफिट जो आया वो कहाँ ट्रांसफर होगा, जनरल प्रॉफिट एंड लॉस में। ठीक है, सो यहां पर आ जाएगा जनरल प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। ठीक है, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। And the next is depreciation is allocated on the basis of। depreciation जो है वो किस बेस पर एलोकेट होता है, तो depreciation क्या होता है भाई, फिक्स्ड एसेट पर लगता है, जितनी उसकी वैल्यू डिक्रीज हो रही है, तो depreciation किस बेसिस पर एलोकेट होगा, जो एसेट की वैल्यू है। ठीक है, एसेट वैल्यू पर। ठीक, एसेट वैल्यू। क्यों, जैसे अगर हम एग्जांपल लें यहाँ पर कि भाई कोई एक मशीनरी है, ठीक है, कोई भी एक मशीनरी का एग्जांपल लेते हैं, मशीनरी है 10,000 की। ठीक है, 10,000 की, अब ये हमारा फिक्स्ड एसेट हो गई। ठीक है, इस पर बोला कि 2% डेप्रिसिएशन लग रहा है, तो हम 2% डेप्रिसिएशन निकालेंगे यहाँ पर। ठीक है, कितना आया हमारा, ये आया 200 रुपए। ठीक, कि 200 रुपए इसके डिक्रीज होते हैं। ठीक है,
अब ये जो हमने डेप्रिसिएशन लगाया वो किस चीज पर लगाया, किसके बेसिस पर लगाया, जो हमारी एसेट की वैल्यू थी कि भाई 10,000 इसकी वैल्यू थी, उसके बेसिस पर लगाया। एंड जो डेप्रिसिएशन हुआ वो इसमें से माइनस हो जाएगा एंड जो वैल्यू बचेगी वो अगली एसेट की वैल्यू बच जाएगी कि भाई अगर 1 साल का लगा है यहाँ पर तो 9800 जो है वो एसेट की वैल्यू बचेगी। ठीक है, तो डेप्रिसिएशन किससे रिलेटेड होता है, एसेट से, तो ये एसेट के बेसिस पर लगेगा। ठीक है, एंड देन नेक्स्ट इज फ्रेट आउटवर्ड इज एलोकेटेड ऑन द बेसिस ऑफ ईच डिपार्टमेंट। अब देखो यहाँ डिपार्टमेंटल अकाउंट की बात की गई है कि फ्रेट आउटवर्ड जो है वो किसके बेसिस पर एलोकेट होता है, हर एक डिपार्टमेंट का अलग अलग। ठीक है, तो डिपार्टमेंट की अगर बात करें तो यहाँ पर किसके बेसिस पर होता है, सेल्स के बेसिस पर। ठीक है, सो यहाँ पर आ जाएगा सेल्स बेसिस पर होता है। एंड द नेक्स्ट इज कैरिज इनवर्ड इज एलोकेटेड ऑन द बेसिस ऑफ ईच डिपार्टमेंट। कैरिज इनवर्ड जो है वो किस चीज के बेसिस पर होता है, तो देखो कैरिज जो है वो होता है परचेज के बेसिस पर। ठीक है, परचेज के बेसिस पर। एंड नेक्स्ट इज रेंट रेट एंड टैक्सेस आर एलोकेटेड ऑन द बेसिस ऑफ ईच डिपार्टमेंट। अब रेंट रेट टैक्सेस देखते हैं, तो रेंट देखो बहुत ही सिंपल सी चीज है, जो चीज जिससे रिलेटेड होती है उसी के बेसिस पर लगती है। अब अगर आप रेंट देते हो, ठीक है, तो अगर आपके पास 1 रूम है तो आप 1 रूम का रेंट दोगे, अगर आपके पास 4 रूम है तो आप 4 रूम का रेंट देते हो। ठीक है, ऐसा तो नहीं है कि आपके पास 1 रूम है और जो लैंडलॉर्ड है वो आपसे 4 रूम का किराया लेता है, या फिर आपके पास 4 रूम है वो आपसे 1 रूम का किराया लेता है, ऐसा नहीं है ना। जितना एरिया आप ऑक्यूपाइड करते हो, ठीक है, जितना एरिया आप यूज कर रहे हो उसका आपको रेंट देना होता है। ठीक है, 1 रूम ऑक्यूपाइड किया है, 1 रूम आपके पास है, उसका एरिया यूज कर रहे हो, आप उसका रेंट दोगे। 4 रूम आपके पास है तो 4 रूम का दोगे। तो रेंट जो है आपका वो किस बेसिस पर लगेगा, एरिया के बेसिस पर। ठीक है, तो ये रेंट रेट टैक्सेस जो है वो लगते हैं आपके एरिया बेसिस पर। ठीक, एंड नेक्स्ट इज अकाउंट्स शो डिपार्टमेंट वाइज प्रॉफिट एंड लॉस। तो देखो अभी हमने पीछे डिस्कस किया, देखो बहुत सारे क्वेश्चन जो सेम टॉपिक से होते हैं वो एक दूसरे से थोड़े थोड़े रिलेटेड होते हैं। ठीक है, तो चीजों को आपको समझना है सही से। डिपार्टमेंट वाइज प्रॉफिट एंड लॉस जो होता है वो कौन से अकाउंट शो करता है, इट मींस कि जो किसी एक पर्टिकुलर डिपार्टमेंट का प्रॉफिट लॉस है वो हमें किस चीज से पता लगता है। तो देखो डिपार्टमेंटल अकाउंट में प्रॉफिट एंड लॉस 2 बनते हैं, मैंने बताया, एक होता है जर्नल और एक होता है डिपार्टमेंटल प्रॉफिट एंड लॉस, जिसमें अलग अलग डिपार्टमेंट का बताया गया होता है कि भाई इस डिपार्टमेंट का इतना प्रॉफिट आया या लॉस आया, इस डिपार्टमेंट का इतना आया। तो वो हमें किससे पता लगेगा, डिपार्टमेंटल अकाउंट से। ठीक है, सो यहाँ पर आ जाएगा हमारा डिपार्टमेंटल अकाउंट, डिपार्टमेंटल अकाउंट। ठीक है, एंड नेक्स्ट इज एक्सपेंसेस ट्रेसेबल विद द डिपार्टमेंट आर कॉल्ड। देखो जो एक्सपेंसेस ट्रेसेबल हो किसी भी डिपार्टमेंट के साथ, ठीक है, तो उसको हम कौन से एक्सपेंसेस बोलेंगे, वो होते हैं डायरेक्ट एक्सपेंसेस। ठीक है, सो यहाँ हमारा आ जाएगा डायरेक्ट एक्सपेंसेस। ठीक, एंड देन वेलफेयर एक्सपेंसेस आर एलोकेटेड ऑन द बेसिस ऑफ। अब देखो वेलफेयर, तो वेलफेयर किसके लिए किया जाएगा, वेलफेयर एक्सपेंस जो है वो किसके लिए किया जा रहा है, एम्प्लॉयज के लिए। तो वेलफेयर एक्सपेंस किसके बेसिस पर एलोकेट होगा, एम्प्लॉयज के बेसिस पर, कि भाई कितने एम्प्लॉयज हैं उनका किस हिसाब से वेलफेयर किया गया है। ठीक है, सो ये एम्प्लॉयज के बेसिस पर होता है। आई होप अच्छे समझ में आ रहा होगा। एंड पहले आपको क्या करना है, देखो क्वेश्चन पढ़ के उसका आंसर खुद से सोचने की कोशिश करना है। ठीक है, वीडियो को पॉज कर दो, पहले खुद से सोचो कि भाई इस पॉइंट का या इस लाइन का क्या आंसर होगा। ठीक है, उसके बाद चेक करो कि आपका सही है या गलत है। अगर आपके बहुत ज्यादा गलत हो रहे हैं तो आप पहले लेक्चर देखो, अच्छे से चीजों को समझो, उसके बाद करके देखो, क्योंकि ये जो वीडियोस है वो आपके प्रैक्टिस के लिए है। ठीक है, सो ये हो गए हमारे कुछ फिलअप्स, देन हम देखेंगे कुछ एमसीक्यू टाइप क्वेश्चन, मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन। ठीक है, सो इन एक्टिविटी बेस्ड कॉस्टिंग, एबीसी कॉस्टिंग जो होती है, विच स्टेज इन्वॉल्व आइडेंटिफाइंग द फैक्टर्स और वेरिएबल दैट ड्राइव ईच एक्टिविटी कॉस्ट। अब देखो यहाँ क्या बोला है कि एबीसी कॉस्टिंग जो होती है उसमें कौन सी स्टेज में हमें ये पता लगता है कि फैक्टर या वेरिएबल जो हर एक एक्टिविटी कॉस्ट को शो करते हैं। ठीक है, सो यहाँ पर आपको बोला है आइडेंटिफाई एक्टिविटीज, असाइन कॉस्ट टू एक्टिविटीज, एलोकेट कॉस्ट टू कॉस्ट ऑब्जेक्ट या आइडेंटिफाई कॉस्ट ड्राइवर्स। सो सिंपल से मीनिंग है, देखो अगर आप देखोगे कौन सी चीज आइडेंटिफाई करती है फैक्टर्स और वेरिएबल दैट ड्राइव ईच एक्टिविटीज कॉस्ट, इट मीन्स कि
आइडेंटिफाई कॉस्ट ड्राइवर्स जो होते हैं, ठीक है। सो ऑप्शन नंबर 4 इज करेक्ट, जिसमें बोला है कि आइडेंटिफाई कॉस्ट ड्राइवर स्टेज जो होती है उसमें हमें पता लगता है, उसमें हम आइडेंटिफाई करते हैं, ठीक है। एंड नेक्स्ट in standard costing which variance is calculated as actual hours minus standard hour into standard rate per hour। so इसके हमने बहुत सारे न्यूमेरिकल ऑलरेडी कर रखे हैं, अगर आपने देखा है तो आपके समझ आ गया होगा। तो बोला है स्टैंडर्ड कॉस्टिंग में क्या होता है कि वेरिएंस जो है वो इस तरीके से कैलकुलेट किया गया है, एक्चुअल आवर माइनस स्टैंडर्ड आवर इनटू स्टैंडर्ड रेट पर आवर, ठीक है। सो ये किस में होता है, लेबर रेट वेरिएंस में, लेबर एफिशिएंसी वेरिएंस, मटेरियल प्राइस वेरिएंस या मटेरियल यूजेज वेरिएंस। सो अगर आपने सारे टॉपिक अच्छे से पढ़े हैं तो आपको पता होगा कि जो एक्चुअल आर और स्टैंडर्ड आर स्टैंडर्ड रेट पर आर के हिसाब से होता है वो होता है हमारा लेबर एफिशिएंसी वेरिएंस में, ठीक है। ऑप्शन नंबर सेकेंड इज करेक्ट, ठीक है। सो ये हो गया हमारा। देन हम देखेंगे नेक्स्ट, हाउ आर एबनॉर्मल गेन ट्रीटेड इन प्रोसेस कॉस्टिंग। प्रोसेस कॉस्टिंग में एबनॉर्मल गेन को किस तरीके से ट्रीट किया जाता है। So first is as a separate expense added to production cost, treated as reduction in production cost, ignored in the costing process। So देखो यहाँ पर आपको सारे ऑप्शन गिवन है, पहले देखना है अच्छे से किस में किया जाता है एबनॉर्मल गेन को, किस तरीके से किया जाता है, ट्रीटेड एज रिडक्शन इन प्रोडक्शन कॉस्ट। जो एबनॉर्मल गेन होते हैं उनको प्रोडक्शन कॉस्ट में रिड्यूस किया जाता है। इट मींस ऑप्शन नंबर 3 विल बी करेक्ट, ठीक है। सो थर्ड आंसर हो जाएगा यहाँ पर। एंड नेक्स्ट देखेंगे विच मेथड असाइन कॉस्ट इनकर्ड फर्स्ट 2 यूनिट्स कंप्लीट एंड ट्रांसफर्ड आउट। कौन सा मेथड डिजाइन किया जाता है कॉस्ट इनकर्ड के लिए जो फर्स्ट यूनिट कंप्लीट करता है एंड ट्रांसफर आउट होता है। सो यहाँ पर आपको मेथड गिवन है लीफो मेथड, लास्ट इन फर्स्ट आउट मेथड, जिसमें जो लास्ट में आया वो पहले जाएगा, ठीक है। एब्जॉर्प्शन कॉस्टिंग मेथड एंड वेटेज एवरेज मेथड, वेटेज में दोनों कंबाइन कर लेते हैं, लास्ट और फर्स्ट वाला, उसके बाद वहां पर करते हैं सप्लाई और इशू। एंड देन यहाँ पर फीफो मेथड, ठीक है। सो फीफो में होता है फर्स्ट इन फर्स्ट आउट। इसके बारे में भी मैंने सारे मेथड आपको बहुत अच्छे से समझाया, न्यूमेरिकल भी बहुत सारे किए थे इससे रिलेटेड। सो यहाँ पर जो आपको बोला है वो आपका हो जाएगा फीफो मेथड। ऑप्शन नंबर 4 विल बी करेक्ट, जिसमें फर्स्ट इन फर्स्ट आउट होता है, ठीक है। फर्स्ट 2 यूनिट कंप्लीटेड, ट्रांसफर आउट। यहां से समझ में आ रहा है, देखो फीफो क्या है अगर आपको फुल फॉर्म पता है, ठीक है। फीफो और लीफो की फुल फॉर्म पता है देन आपकी इजीली समझ में आ जाएगा। लीफो का है कि लास्ट इन, ठीक है, फर्स्ट आउट, जो लास्ट में आया वो पहले जाएगा। और फीफो की क्या है, फर्स्ट इन एंड फर्स्ट आउट, जो पहले आया वो पहले जाएगा, ठीक है। तो यहां बोला है कि फर्स्ट 2 यूनिट कंप्लीटेड एंड ट्रांसफर आउट, जो पहले आई है वो ट्रांसफर होगी, तो फर्स्ट पहले जो आई वो पहले जाएगी। इट मींस फीफो मेथड में होता है, ठीक है। समझ में आ गया क्या होता है। देन नेक्स्ट पॉइंट हम देखेंगे, furniture purchased from Ramesh for personal use, which of the 2 account will be affected। अगर रमेश से फर्नीचर परचेज किया है पर्सनल यूज के लिए, ठीक है। अब यहाँ पर पर्सनल यूज है, पर्सनल यूज मींस ड्रॉइंग्स हुई है, ठीक है। विच ऑफ द 2 अकाउंट, कौन से 2 अकाउंट अफेक्टेड होंगे। अब आपको ऑप्शन गिवन है बोथ रियल अकाउंट, बोथ पर्सनल अकाउंट, 1 पर्सनल अकाउंट एंड 1 रियल अकाउंट, 1 रियल अकाउंट एंड 1 नॉमिनल अकाउंट। तो देखो पहले तो आपको यही पता होना चाहिए गोल्डन रूल क्या होता है। 3 अकाउंट होते हैं, रियल, पर्सनल एंड नॉमिनल, तीनों के बारे में आपको यहाँ गिवन है, ठीक है। अब डिफरेंस क्या होता है उसके लिए आपको लेक्चर देखना पड़ेगा अगर आपको नहीं पता है तो, ठीक है। तो यहाँ पर बोला है कि अगर रमेश से फर्नीचर परचेज किया है तो यहाँ पर कौन से 2 अकाउंट अफेक्टेड होंगे, यहाँ पर होंगे दोनों ही पर्सनल अकाउंट, ठीक है, बोथ पर्सनल अकाउंट, क्योंकि पर्सनल यूज के लिए किया है, इट मीन्स ड्रॉइंग्स में हुआ है, ठीक है। तो दोनों पर्सनल अकाउंट अफेक्ट होंगे। एंड नेक्स्ट इज अ रिकॉर्ड ऑफ एसेट लायबिलिटीज ऑफ एनी फर्म। किसी भी फर्म की जो एसेट एंड लायबिलिटीज होती है उसका रिकॉर्ड किस में होता है। बहुत ही सिंपल सा पॉइंट है, ट्रेडिंग P&L बैलेंस शीट, इसी से हमें कॉमर्स समझ में आती है। तो एसेट लायबिलिटीज आपने देखा होगा फर्म की किस चीज में रिकॉर्ड होती हैं, यहाँ पर आपको बोला है बिल फाइल, बैलेंस ऑफ पेमेंट, बैलेंस शीट, बैंक बेल आउट। तो सारी ही चीजें अगर आपने थोड़ा सा भी आपको समझ आ रहा है तो सारी ही चीजें बिल्कुल इससे अलग है एसेट
लायबिलिटीज से, यहाँ पर आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर थर्ड बैलेंस शीट। बैलेंस शीट जो होती है वो क्या शो करती है, एसेट एंड लायबिलिटीज किसी भी फर्म के, ठीक है। सो ऑप्शन नंबर थर्ड विल बी करेक्ट। सो ये हो गया। एंड द नेक्स्ट पॉइंट हम देखेंगे, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टॉक एक्सचेंज हैज इट्स इंडेक्स नेम एज सेंसेक्स। नाम सुना होगा सेंसेक्स का। यहाँ पर बोला है कि कौन से स्टॉक एक्सचेंज के इंडेक्स को नाम दिया गया है सेंसेक्स। सेंसेक्स किसको बोलते हैं? फर्स्ट है इंडिया कमोडिटी एक्सचेंज लिमिटेड, बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज, कलकत्ता स्टॉक एक्सचेंज एंड नेशनल स्टॉक एक्सचेंज। सो यहाँ पर कौन से स्टॉक एक्सचेंज को बोला गया है? सो सेंसेक्स जो बोलते हैं वो बोलते हैं बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज को, ठीक है। एंड विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज ट्रू इन रिस्पेक्ट ऑफ इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट। देखो ये आपको ट्रू जो है ये इस तरीके से एमसीक्यू टाइप पूछ लिया है। अब आपको ट्रू फॉल्स टाइप भी क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं कि कोई भी एक पर्टिकुलर स्टेटमेंट दे दिया, उसका पूछा कि ये ट्रू है या फॉल्स है, ठीक है। इस टाइप के क्वेश्चन भी आप लोगों को प्रिपेयर करने हैं, ठीक। सो इसका क्या होगा कि यहाँ पूछा है कि इनकम के और एक्सपेंडिचर अकाउंट के रिस्पेक्ट में कौन सी चीज ट्रू है, कौन सा पॉइंट ट्रू है। इट डज नॉट शो नॉन कैश आइटम। फर्स्ट बोला है कि नॉन कैश आइटम नहीं शो करता है, मीन्स कि जो भी कैश वाली चीजें नहीं है। एंड सेकेंड, इट कंटेन ओनली द आइटम ऑफ रेवेन्यू नेचर ऑफ करंट अकाउंटिंग पीरियड ओनली। एंड थर्ड इज इट फॉलोज कैश सिस्टम ऑफ अकाउंटिंग। एंड फोर्थ इज इट इज रियल अकाउंट। सो यहाँ पर जो ऑप्शन नंबर सेकेंड है वो आपका हो जाएगा। इसमें बोला है कि भाई इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट जो होता है वो हमें रेवेन्यू नेचर के जो आइटम्स होते हैं वो शो करता है, ठीक है। सो ये समझ में आ गया किस तरीके से होंगे एमसीक्यू। सो आज की वीडियो में हमने देखा कुछ फर्स्ट ईयर बीकॉम से रिलेटेड, यहाँ पर फिलअप्स एंड मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन। ये आपका जो पूरा सब्जेक्ट है उससे रिलेटेड है, आपके किसी भी यूनिट से किसी भी टॉपिक से उठा लिए हैं, सारे हमने सम अप करके देखे हैं यहाँ पर। एंड बहुत सारे टॉपिक एंड बहुत सारी चीजें यहाँ पर रह भी गई होंगी, उनको भी हम डिस्कस करेंगे, ठीक है। एंड अगर आपको किसी भी पर्टिकुलर यूनिट से किसी भी पर्टिकुलर टॉपिक से चाहिए देन आप कमेंट करके बता दीजिए, हम उस पर बना लेंगे, ठीक है। एंड यहाँ पर आई होप आपको सारी चीजें अच्छे से समझ में आ गई होंगी। फिलअप किस तरीके से आएंगे एंड आपके एमसीक्यू क्वेश्चन जो है वो किस तरीके से बन सकते हैं फाइनेंशियल अकाउंटिंग के, ठीक है। सो जो आपके और सब्जेक्ट हैं उनके बारे में भी यहाँ पर ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन, फिलअप एंड एमसीक्यू, आपके जो भी ट्रू फॉल्स मैचिंग टाइप क्वेश्चन होते हैं वो भी करने वाले हैं। सो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय।